नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में ज़्यादा अच्छे आज आर्टिकल्स हैं नहीं। हिंदू में ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये आर्टिकल है जो पेपर 3 में यूपीएससी पूछ सकती है, क्वेश्चन मतलब इससे संबंधित। और 2 और इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, वो इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कस करेंगे। एक तो 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब बैन लगने वाला है, और सबसे लास्ट में जेनेवा पैकेज में जो एक कंपोनेंट है ना, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, उस पर इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल से आर्टिकल आया है। जेनेवा पैकेज के बारे में ओवरऑल आर्टिकल हमने डिस्कस कर दिया था, लेकिन आज जो आर्टिकल है ना वो पूरी तरह से फोकस करता है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज पर। इंडियन एक्सप्रेस का है तो उसे भी डिस्कस करेंगे। टोटल 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप यूज कर सकते हो। देखो, कुवेम्पू जनपीठ अवॉर्डी थे, कवि थे, कर्नाटक की प्राइड। वो एक बार ना मैसूर यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो उसी यूनिवर्सिटी में उनके जो बेटे थे ना वो भी बीए पढ़ रहे थे, बीए का कोर्स कर रहे थे। तो एक बार इंग्लिश प्रोफेसर ने कुवेम्पू को यानी वाइस चांसलर को कहा कि आपका जो बेटा है ना वो इंग्लिश पेपर में फेल हो रहा है। तो कुवेम्पू ने कहा, लाइए दिखाइए, पेपर दीजिए मुझे। तो कुवेम्पू ने पूरा पेपर देखा और आंसर स्क्रिप्ट देखने के बाद में कहा, ये लड़का इतने भी मार्क्स डिजर्व नहीं करता। मान लीजिए 33 वाला पास होता है तो उसको हो सकता है 30 मार्क्स दिए हों, तो घटवा के 25 कर दिए, क्या 30 भी नहीं डिजर्व करता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ऑब्जेक्टिविटी का, ये रियल है। मतलब फैक्ट्स के आधार पर एक्ट करना, ना कि नेपोटिज्म या फिर फेवरेटिज्म को सपोर्ट करना। एक और आईएएस ऑफिसर हैं सगायम, अब तो रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने ना वेबसाइट पर वॉलंटरी अपनी और अपनी फैमिली के जो एसेट्स थे ना वो डिक्लेयर कर दिए। ये बेस्ट एग्जांपल है प्रोबिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। आप इमेजिन कर सकते हो आज के आईएएस ऑफिसर्स अपने आप से वॉलंटरी किसी वेबसाइट पर अपनी पूरी एसेट, फैमिली के एसेट डिक्लेयर कर दें? बिल्कुल भी नहीं। मतलब देखो, ऐसा भी नहीं है कि आज के समय में ईमानदार ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन इतना तो आप मानोगे कि वैल्यूज का पतन हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज तो आप भी मानोगे कि हमारे देश में ना पेमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ी क्रांति यानी रेवोल्यूशन आई है। आप गली में जाते हो, आइसक्रीम वेंडर से 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। आज से कुछ साल पहले ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इवन हम ऑनलाइन कुछ चीज़ परचेज करते थे तब भी कार्ड वगैरह से हमें पेमेंट करनी होती थी। लेकिन यूपीआई जब से हमारे देश में आया है ना तो पेमेंट सिस्टम में क्रांति आ गई है। ऐसी क्रांति तो अभी तक फिलहाल डेवलप कंट्रीज में भी नहीं आई है। आपके पास गूगल पे है और सामने वाले के पास में फोन पे है, फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपके पास पेटीएम है, सामने वाले के पास भारत पे है, तब भी आप पेमेंट कर सकते हो। बीच में एक मीडिएटर का काम करता है यूपीआई। पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। तो अब देखो, सरकार चाहती है यही क्रांति अब ई कॉमर्स के सेक्टर में भी आनी चाहिए। ई कॉमर्स के सेक्टर में ना अभी देखो कुछ ही प्लेयर्स का बोलबाला है, जैसे अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। और अमेजोन की वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, कुछ प्रोडक्ट आप सर्च मारोगे, उसमें भी आपको कुछ ही सेलर्स ऊपर ऊपर मिलेंगे। आपको अपने आस पड़ोस के सेलर्स तो मिलेंगे ही नहीं, कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो सर्च में सबसे ऊपर आएंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सेलर्स हैं उनका तो नाम भी नहीं आता सर्च पेज में। सरकार ये चाहती है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो दुकानदार है, जो स्टोर वाला है, वो भी अपने प्रोडक्ट जो है वो डिजिटली बेच पाए। ऐसा कुछ प्रोविजन करना जरूरी है और इसी के लिए सरकार लेके आई है ओएनडीसी, ताकि ई कॉमर्स को भी हमारे देश में डेमोक्रेटाइज किया जा सके। मतलब हर एक पर्सन ई कॉमर्स को यूज कर सके, हर एक सेलर ई कॉमर्स को यूज कर सके, सेलर भी और बायर भी। देखो, अभी ना जो ई कॉमर्स है ना मेनली प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए महेश एक पर्सन है जो अमेजोन को यूज करता है। अमेजोन की जो एप्लीकेशन है उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखी है। और एक्स एक सेलर है यानी दुकानदार है,
जो यूपीएससी की बुक्स बेचता है। अब महेश जाएगा अमेजोन पे। अमेजोन क्या कर रहा है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। सेलर ने अपनी यूपीएससी की लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो अमेजोन पे रजिस्टर करके रखी है। महेश अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके वो बुक परचेज कर सकता है, सेलर वो बुक भेज देगा महेश के एड्रेस पे। तो अमेजोन ने क्या किया, होस्ट किया, जहां पे सेलर और बायर एक प्लेस पे आ गए। उसी प्रकार से रमेश एक पर्सन है। रमेश ने फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है और वाई एक सेलर है जो यूपीएससी के नोट्स बेचता है, बुक्स नहीं नोट्स बेचता है। तो रमेश को ओनली आईएएस के नोट्स खरीदने हैं, तो वो फ्लिपकार्ट पे आएगा, वाई सेलर ओनली आईएएस के नोट्स प्रोवाइड करता है, तो रमेश वो नोट्स परचेज कर लेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हैं। लेकिन सपोज कीजिए कुछ ऐसा हो कि महेश अमेजोन की वेबसाइट पे आए और वाई सेलर जिसने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करवा के रखा है, अमेजोन पे नहीं करवा के रखा है, बावजूद इसके महेश अमेजोन पर वाई सेलर के नोट्स परचेज कर सके यूपीएससी के। समझ रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं, वाई सेलर ने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करके रखा है, लेकिन महेश अमेजोन यूज करता है। लेकिन सोच के देखिए कुछ ऐसा हो जाए कि महेश जो है वो वाई सेलर के नोट्स, जो ओनली आईएएस के नोट्स बेचता है वाई सेलर, उसके नोट्स परचेज करके बिना फ्लिपकार्ट पे जाए अमेजोन पे ही। कैसे मुमकिन होगा, यह तब मुमकिन होगा जब दोनों वेबसाइट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों इस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी हों। अगर दोनों इस नेटवर्क से जुड़ी होंगी ना, तो फिर अमेजोन की वेबसाइट पर कोई, अमेजोन के जो कस्टमर है ना, वो देखो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकेंगे बिना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाए, अमेजोन पर ही। कैसे पॉसिबल होगा, ओएनडीसी से, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये दोनों से कनेक्टेड है, अमेजोन से भी फ्लिपकार्ट से भी। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी ना, तो फिर कस्टमर को ना अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाने पर भी बाकी वो सारी जो वेबसाइट्स है ना जो ओएनडीसी से कनेक्टेड है, उनके प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। मैं आपको और सिंपल वे में बता देता हूं। ये स्लाइड देखिए आप। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म एक्स है, जैसे अमेजोन है। अमेजोन पे ये 3 सेलर्स हैं, S1, S2 और S3, जो भी हैं ये S1, S2 हैं सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पर। और प्लेटफॉर्म वाई पर यानी फ्लिपकार्ट पर ये सेलर्स हैं S2, S3, S4। और प्लेटफॉर्म जेड पे ये 3 सेलर्स हैं S4, S5, S6। और भी 3 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म पी, ये भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम भी सामान बेचती है ना, स्नैपडील मान लीजिए। ये स्नैपडील के कंज्यूमर हैं C1, C2। ये प्लेटफॉर्म क्यू के कंज्यूमर है C2, C3, C4। और सबसे लास्ट में प्लेटफॉर्म आर के कंज्यूमर हैं C4, C5, C6। ये 6 के 6 प्लेटफॉर्म जो है ना ओएनडीसी से कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर 6 जो प्लेटफॉर्म आर को यूज करता है, समझ गए। अब प्लेटफॉर्म आर को यूज करने वाला जो कंज्यूमर 6 है ना, वो S1 सेलर के प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है इसी प्लेटफॉर्म पर। और S1 जो सेलर है ना, उसने अपने आप को सिर्फ प्लेटफॉर्म एक्स पे यानी सिर्फ अमेजोन पे रजिस्टर करवा के रखा है। बीच में कड़ी का काम करेगा क्या, ओएनडीसी। जैसे अभी यूपीआई बीच में सबको जोड़ देता है ना, पेटीएम को, भारत पे को, फोन पे को, गूगल पे को, सबको, व्हाट्सएप को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, यूपीआई। उसी प्रकार से ओएनडीसी सभी सेलर्स को और सभी कंज्यूमर्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी यूपीआई की सक्सेस को अब सरकार रेप्लिकेट करना चाहती है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि ये ओएनडीसी क्या कोई वेबसाइट होगी क्या? नहीं, ये वेबसाइट नहीं होगी। यूपीआई कोई वेबसाइट थोड़ी ना है। यूपीआई सीधा बैकडोर में काम करता है ना, उसी प्रकार से ओएनडीसी ये बैक चैनल में काम करेगा। नेटवर्क है जो आपस में कनेक्ट कर देगा। खुद अपने आप से ये कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा। कहीं आप सोचो सरकार अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएगी, नहीं। एक नेटवर्क होगा जो विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइट्स को आपस में जोड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म के जो सेलर हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने सामान बेच सकेंगे, एक प्लेटफॉर्म का जो कंज्यूमर है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो सामान रजिस्टर्ड है उनको खरीद सकेंगे। तो ये नेटवर्क आपस में सबको जोड़ देगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा,
और एक खास चीज़, ई कॉमर्स में देखो ये आपका ध्यान सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स पर जाता है नहीं, लेकिन जैसे जोमेटो स्विगी है, कोई लॉजिस्टिक है, आपको कोरियर करवाना है, मतलब सभी जो प्लेयर्स हैं ना, जो ऑनलाइन जिनकी सर्विसेज हम परचेज कर सकते हैं, वो सारे प्लेयर्स इस नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। ओएनडीसी की बात करें तो देखो ये सेल्फ सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल पर आधारित होगा ये नेटवर्क, और डे टू डे के ऑपरेशंस के लिए किसी के गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी शेयर होल्डर से या फिर मेंबर से। अभी ओएनडीसी से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है 5 सिटीज में, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग, कोयम्बटूर। सरकार ने एक एडवाइजरी काउंसिल स्टैब्लिश करके रखी है ओएनडीसी के पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए, और सरकार को एडवाइज करने के लिए सरकार क्या कर सकती है इसके एडोप्शन को एक्सेलेरेट करने के लिए। और इस काउंसिल में ये सारे मेंबर्स हैं, नंदन नीलकनी, दिलीप असबे, अंजलि बंसल, ये सारे अगले पेज पे भी हैं। अब देखो इसमें ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो है ना, बड़े प्लेयर्स जो है ना वो ओएनडीसी के साथ शायद आना नहीं चाहेंगे, ये दिक्कत है। इस नेटवर्क से ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जुड़े, ये सरकार को इंश्योर करना होगा। बाकी तो देखो अभी सिर्फ ये इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी इसमें और काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ओएनडीसी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, और इंडिया भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। प्लास्टिक का इस्तेमाल जहां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन प्लास्टिक को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल साबित होता है। इस वजह से जगह जगह पे आप देखते हो कूड़े के ढेर लग जाते हैं और उसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक होता है। अब देखो सरकार ने क्या किया है, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के अंतर्गत। फिर से बोलता हूं, सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया है। कौन से रूल्स के अंतर्गत? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी की थी पिछले साल। अब आइटम्स भी बता दिए हैं कि कौन से जो आइटम्स हैं वो अगले महीने से बैन हो जाएंगे, यानी 1 जुलाई से बैन हो जाएंगे। देखो सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हम एक बार के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल एग्जाम्पल है, लोकल जो दुकानदार है हमें पन्नी देता है यानी पॉलिथीन देता है सामान ले जाने के लिए घर, और जैसे ही घर हम उस सामान को निकाल देते हैं उस पॉलिथीन को हम फेंक देते हैं। ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पीईटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन और स्टाइरोफोम। अलग अलग टाइप के ये प्लास्टिक होते हैं। और मल्टीलेयर प्लास्टिक की भी एक कैटेगरी है, जैसे शैम्पू आप यूज़ करते हो, शैम्पू का जो शैशे है, गुटखा का जो पैकेट है, विमल जुमा केसरी वो वाला, ये मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक होते हैं। बट ये भी एग्जाम्पल हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के। और देखो जितना प्लास्टिक हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज के समय में मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर सिंगल यूज प्लास्टिक का ही होता है। आइटम्स में शैम्पू की बोटल्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, पॉलिथीन बैग्स, फेस मास्क, कॉफ़ी कप्स, क्लिंग फिल्म्स, ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग, इन सब में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। 2021 की रिपोर्ट है मिंड्रू फाउंडेशन के द्वारा, इन्होंने कहा था कि टोटल जितना प्लास्टिक वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है ना, उसमें 1/3 सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इंडिया देखो उन टॉप 100 कंट्रीज में आता है जो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट करते हैं। इंडिया का स्थान था 94 और टॉप 3 कंट्रीज थे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ओमान। इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना सिंगल यूज प्लास्टिक का, वो है 11.8 मिलियन मैट्रिक टन, और कुछ हम इंपोर्ट भी करते हैं 2.9 मिलियन मैट्रिक टन। इंडिया का जो नेट जनरेशन है ना सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट का, वो है 5.6 MMT। वैसे ऊपर की 2 लाइन से तो यूं लगता है ज़्यादा होना चाहिए,
11.8 तो हम डोमेस्टिकली जनरेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं 2.9 MMT। बट फिर हो सकता है कि एक्सपोर्ट की फिगर्स को इसमें से माइनस किया हो। पर कैपिटा सिंगल यूज प्लास्टिक का जो जनरेशन है ना हमारे देश में, वो है 4 kg। अब ये देख लीजिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कौन से आइटम्स को रखा है जिन पर बैन लग जाएगा 1 जुलाई से। ईयरबड्स, बैलून स्टिक्स, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स, जो डिस्पोजल का गिलास है राजेंद्र नगर में जिसमें चाय पीते हैं लोग, कप्स, ग्लासेस, फोक्स, स्पून्स, नाइफ्स, ट्रे, स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैक्स, पीवीसी बैनर्स, वो सारे पीवीसी बैनर्स जिनका साइज 100 माइक्रोन से कम है। इवन मिनिस्ट्री ने देखो ऑलरेडी वो पॉलीथीन बैग्स तो बैन करके रखे हैं जिनका साइज 75 माइक्रोन से कम है। थिकनेस अगर पॉलीथीन की ज़्यादा होती है ना तो उसको फिर डिस्पोज करना आसान होता है, कम थिकनेस वाले पॉलीथीन्स को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सितंबर 2021 में सरकार ने बोल दिया था कि 75 माइक्रोन से कम थिकनेस वाले पॉलीथीन नहीं यूज किए जा सकते। अब ये जो बैन है ना दिसंबर 2022 आते आते 120 माइक्रोन तक चला जाएगा। मतलब दिसंबर 2022 के बाद 120 माइक्रोन से कम थिकनेस वाले जो पॉलीथीन्स है ना उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बैन देखो इस प्रकार से सरकार ने स्ट्रक्चर किया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं धीरे धीरे इसको फेस आउट कर दें। एकदम से कर देंगे तो फिर दुकानदार शिकायत करेंगे, मानेंगे ही नहीं बैन को। धीरे धीरे करेंगे मतलब मुझे अग्निपथ स्कीम का एग्जांपल याद आ रहा है। एकदम से अग्निपथ स्कीम लॉन्च कर दी ना तो फिर प्रोटेस्ट हो गया। तो सरकार कोई भी पॉलिसी लाए ना धीरे धीरे करके लानी चाहिए सरकार को। सरकार वही कर रही है इस वेस्ट मैनेजमेंट में, धीरे धीरे करके बैन को इंप्लीमेंट करेगी। इस बैन को देखो मॉनिटर किया जाएगा सेंट्रल पोल्यूशन फॉर कंट्रोल बोर्ड के द्वारा और स्टेट लेवल पे देखा जाएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। स्टेट लेवल पे जो बोर्ड्स है ना वो सेंटर वाले बोर्ड को यानी सीपीसीबी को रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे कि हमारे यहाँ पे बैन ठीक से चल रहा है या फिर दिक्कत आ रही है। जो भी है डायरेक्शंस इशू की जा चुकी हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बोला जा चुका है कि आप उन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल अपना रॉ मटेरियल सप्लाई मत कीजिए जो बैंड आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। डायरेक्शंस इवन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज को भी दी जा चुकी हैं इसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने कुछ कंसेंट वगैरह दे रखी है किसी ऐसी इंडस्ट्री को जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को मैन्युफैक्चर करती है, तो उस फैक्ट्री से आप अपनी जो कंसेंट है वो वापस ले लीजिए। अगर इन प्रोविजंस को कोई वायलेट करता है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई हो सकती है, 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। वायलेटर्स जो इन प्रोविजंस को वायलेट करेंगे उन्हें इन्वायरमेंटल डैमेज कंपनसेशन भी पे करना होगा और इसके लिए ऑर्डर दिया जा सकता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा देखो लोकल जो किसी सिटी में म्यूनिसिपल लॉज होते हैं प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, उनके भी अलग से पिनल कोड्स हैं, मतलब पनिशमेंट का प्रावधान है म्यूनिसिपल लॉज में भी। दूसरे देशों की बात करें, इंडिया में तो हमने देख लिया कि 1 जुलाई से बैन हो जाएगा। बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया था 2002 में। न्यूजीलैंड लेटेस्ट कंट्री है जिसने जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाया। चाइना ने 2020 में प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाया था और इंडिया की तरह फेस वाइज मैनर में उन्होंने बैन लगाने का सोचा और इंप्लीमेंट किया उसे। जुलाई 2019 में 68 कंट्रीज ने प्लास्टिक बैग्स के यूज पर बैन लगा दिया था और यूएस में 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा के रखा है। शुरुआत की थी कैलिफोर्निया ने 2014 में। तो ये हमने अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। अगर आप देखें प्लास्टिक पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, नॉर्मल पॉइंट्स आपको पता हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। केमिकल बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है प्लास्टिक के बीच, तो लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं 500 से 600 साल तक। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफ़ी होता है सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। एक अनुमान के अनुसार 2050 आते आते 5 से लेकर 10% के बीच में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है ना वो इन्हीं सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से होगा। लैंडफिल क्रिएशन हो जाता है, मतलब कूड़े का ढेर लग जाता है बहुत बड़ा। जैसे दिल्ली में गाजीपुर जो कूड़े का पहाड़ है जिसमें आग लगने की खबरें आती रहती हैं समय समय पर। हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जब देखो इतना प्लास्टिक ये इन्वायरमेंट में रहता है लंबे समय तक
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फूड चेन में एंटर कर लेता है। जैसे ओशन में चला गया, ओशन में अब डिके होता रहेगा, मछलियाँ उसे खाएंगी, उन प्लास्टिक के कणों को, बाद में उन मछलियों को इंसान खाएगा, तो बाद में वो फूड चेन में एंटर कर जाता है। मरीन इकोसिस्टम को भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित करता है ये प्लास्टिक। हर साल ना जाने कितने मरीन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है इस सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस देखो, सबसे पहला ये है, पहले भी सरकार ने कोशिश की है प्लास्टिक पर बैन लगाने की, लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर रहता है, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं होता कोई लोकल लेवल के दुकानदारों के पास में। अगर सरकार सख्ती बरते तो दुकानदारों का ये कहना होता है कि हमारा बिजनेस सरकार चौपट कर रही है। नेक्स्ट, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन भी नहीं है पूरी तरह से इसे बैन करने के लिए। विभिन्न देश वॉलंटरी प्लास्टिक बैन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये रहा वो पॉइंट कि पास्ट जो रिकॉर्ड है ना सिंगल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, वो इंस्पायरिंग नहीं है। करप्शन की काफ़ी खबरें आती हैं, लोकल लेवल पे करप्शन होता है, दुकानदार रेगुलरली कुछ कुछ पैसा देते रहते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, तो वो प्लास्टिक का जो यूज़ है धड़ल्ले से चलता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन GS पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ना, उसमें जेनेवा पैकेज के बारे में अनाउंस किया गया, और जेनेवा पैकेज में एक जो कंपोनेंट है वो है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज, यानी विभिन्न देश फिशरीज के लिए जो सब्सिडी देते हैं उसको कम करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है इस WTO की 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए नेगोशिएशन तो देखो काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई थी। 2001 में जब दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी ना, तब इस बात पर नेगोशिएशन हुई थी कि WTO के जो रूल्स हैं ना फिशरीज के लिए दी जाने वाली सब्सिडीज पर, उनको क्लैरिफाई करना जरूरी है, यानी रूल्स को क्लैरिफाई करना जरूरी है कि विभिन्न देश फिशरीज के लिए कब कब सब्सिडी दे सकते हैं, कब कब नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद 2017 में जब अर्जेंटीना में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 11वीं ऑर्गेनाइज हुई, तब एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें यह बोला गया जल्द ही इस मुद्दे पर एग्रीमेंट साइन होगा, और वो एग्रीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14.6 के अनुरूप होगा। और अब जाके हाल ही में 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। इस एग्रीमेंट के अनुसार फॉलोइंग जो फिशरीज के लिए सब्सिडीज है ना, उनको प्रोहिबिट किया गया है। जैसे इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है उस पर बैन है। ओवरफिश्ड स्टॉक्स, मतलब जरूरत से ज़्यादा फिशिंग हो गई है कहीं पर, तो फिर उस एरिया में फिशिंग करने के लिए सरकार सब्सिडी नहीं दे सकती। फिशिंग या फिर फिशिंग एक्टिविटीज़ आउटसाइड ए कंट्री ज्यूरिडिक्शन, अब जैसे इंडिया है, इंडिया का EEZ इतना है 200 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद यानी हाई जो सीज़ है ना, वो सीज़ जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, तो वहाँ पर फिशिंग के लिए सब्सिडी नहीं दी जा सकती। एक और चीज़ जो तय हुई है इस एग्रीमेंट में वो ये है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए 2 साल का एग्जम्पशन होगा। मतलब ये रूल्स 2 साल तक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए लागू नहीं होंगे। बट सिर्फ देखो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में लागू नहीं होंगे। मतलब 2 साल का जो एग्जम्पशन मिला है ना, वो तब मिला है जब कोई सरकार, फॉर एग्जांपल इंडिया, उन मछुआरों को सब्सिडी देती है जो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही इलीगल या फिर अनरिपोर्टेड फिशिंग करते हैं। हाई सीज में अगर कोई इंडिया का मछुआरा फिशिंग करता है अनरिपोर्टेड, इलीगल, तो उसको तो सरकार अभी भी सब्सिडी नहीं दे सकती। जो छूट मिली है ना, वो सिर्फ EEZ में फिशिंग के लिए मिली है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और कितने साल के लिए मिली है? 2 साल के लिए मिली है। अब राइटर बोलते हैं ये जो छूट मिली है ना, सिर्फ 2 साल के लिए मिली है, कम से कम 25 साल के लिए मिलनी चाहिए थी। क्योंकि देखो डेवलप कंट्रीज़ ने तो सारे फिशिंग के रिसोर्स ख़त्म किए हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, मतलब वो रिच कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने मछुआरों को बहुत सब्सिडी दी, तो वो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके वो मछलियाँ पकड़ते थे। तो कई सारे एरियाज़ में तो मछलियाँ ख़त्म हो गई हैं, फिशिंग के जो रिसोर्स हैं ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। आप कंपेयर कीजिए इंडिया कितनी सब्सिडी देता है। 2018 में हमने सब्सिडी दी सिर्फ $277 मिलियन, जबकि चाइना
यूरोपियन यूनियन, यूएस, साउथ कोरिया, जापान, इन्होंने सब्सिडी कितनी दी? 7,261 से लेकर 2,860 मिलियन डॉलर्स के बीच में। तो देख लीजिए इंडिया की जो सब्सिडी है वो कितनी कम है। बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की भी है। ये देखो वो लोग हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज देखो या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज देखो, वो देश हैं जो अपने मछुआरों का जीवन स्तर इंप्रूव करना चाहते हैं, जो उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना चाहते हैं, जो ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं, यानी ओशन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करना चाहते हैं ताकि अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जा सके। लेकिन ऐसे देशों को सिर्फ 2 साल का एग्जाम्पशन मिलना बहुत कम है, कम से कम 25 सालों का एग्जाम्पशन तो मिलना चाहिए था। अगली जब कॉन्फ्रेंस होगी तो इस बात पर फाइनल एग्रीमेंट होगा। अभी नेगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन अगर फाइनल किसी सहमति पर विभिन्न देश नहीं पहुंचे तो फिर ना क्या होगा, कोई भी देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग के लिए तो मर्जी किसी भी प्रकार की फिशिंग हो, चाहे वो इलीगल हो, अनरिपोर्टेड हो, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी प्रकार की फिशिंग हो, वहां पर फिशिंग करने के लिए सब्सिडी जारी कर सकता है। यह तब की बात है जब फाइनल एग्रीमेंट इस पर नहीं होता है। अभी सिर्फ 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड है ना, इस पर फर्दर चर्चा होगी। लेकिन मान लीजिए नहीं मानते हैं, डब्ल्यूटीओ में इस बात का कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि हम सिर्फ आपको 2 साल का ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो फिर विभिन्न देश एग्रीमेंट से पीछे हट सकते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी फिशिंग के लिए सब्सिडी देना जारी रख सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जो हाई वाटर है ना, हाई सीज हैं, जो किसी एक देश के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं, वहां पर फिशिंग करने के लिए, इलीगल फिशिंग करने के लिए किसी भी देश के द्वारा सब्सिडी नहीं दी जा सकती। अगली कॉन्फ्रेंस में कुछ भी तय होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीमेंट ऑन फिशिंग सब्सिडीज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।